हाय गाइज, मैं रूबी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर पे। गाइज, आज फिर से मैं इस सीरीज के 9वें वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर एग्जाम से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, या कह सकते हैं कि ये आपके रिजल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ ये IIBF के एग्जाम्स के लिए भी अति आवश्यक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय को न गंवाते हुए आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, सभी नामांकन या अद्यतन संबंधित फाइलें या बैकअप किसी भी उपकरण में संग्रहित किया जाना चाहिए और अन्य ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, नहीं बैकअप सुरक्षित होना चाहिए, या हाँ उनके लिए अपने क्रेडेंशियल का उपयोग कर अपलोड करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नहीं, बैकअप जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। अर्थात सभी नामांकन या अद्यतन संबंधित फाइलें या बैकअप किसी भी उपकरण में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए या किसी भी अन्य ऑपरेटर को वो नहीं दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, GPS सिंक पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण किसी अन्य जगह पर ले जाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, GPS सिंक पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण को कहीं नहीं ले जाया सकता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, अपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने के निवासी के अनुरोध करने के मामले में क्या यह अनुमति दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जिसका नामांकन होना है उसी का फिंगरप्रिंट जोड़ा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं। अगला क्वेश्चन है, उंगली के निशान लेने से बचने के लिए किसी भी निवासी का बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में नामांकन किया जा सकता है? ऑप्शन है नहीं, हाँ, या प्रति उसकी या उसके अस्वस्थता के रूप में, या फिर दिए गए सभी विकल्प। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नहीं। अर्थात उंगली के निशान लेने से बचने के लिए किसी भी निवासी का बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में नामांकन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, नामांकन या अद्यतन क्लाइंट में छेड़छाड़ की जा सकती है अगर यह ठीक प्रकार से काम न कर रहा हो या कोई त्रुटि दिखा रहा हो? तो इस स्थिति में भी होगा नहीं, क्योंकि नामांकन या अद्यतन क्लाइंट में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती किसी भी स्थिति में अगर यह ठीक से काम नहीं कर रहा हो या कोई त्रुटि दिखा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी निवासी का नामांकन करते समय फोटो की फोटो ली जा सकती है? जी नहीं, फोटो की फोटो कभी भी नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो निवासी का नामांकन करना होता है, जिस निवासी का, उसका डायरेक्ट फोटो लिया जाता है, फोटो का फोटो नहीं लिया जाता। ये जो मामला है ये धोखाधड़ी के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधार अद्यतन के समय निवासी के फोटो के स्थान पर क्या नहीं लिया जाना चाहिए? ऑप्शन है फोटो की फोटो, देवताओं की फोटो, पशु की फोटो, या दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी दिए गए सभी विकल्प। अर्थात फोटो की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, या देवता की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, और पशु की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निवासी का डाटा दर्ज करते समय कौन सी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है अभद्र भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, या दिए गए सभी विकल्प। तो अंग्रेजी और हिंदी का तो प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी निवासी का डाटा दर्ज करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गतिविधि के लिए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी?
ऑप्शन है फोटो की फोटो या जानवर की फोटो लेने के लिए, या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, या पहला और दूसरा। तो दोनों होगा, यानी फोटो की फोटो या जानवर की फोटो लेने के लिए भी पर्यवेक्षक या ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए भी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है 5 साल से अधिक आयु का कोई भी निवासी उंगली के निशान लेने से बचने के लिए बालक रूप में नामांकन करवा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल 5 साल से अधिक आयु का कोई भी निवासी बालक के रूप में नामांकन नहीं करवा सकता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है 5 साल से कम आयु के सभी बच्चों को उंगलियों के निशान देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? जी नहीं, 5 साल से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हें आप नहीं मजबूर कर सकते उंगलियों के निशान देने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है बाल नामांकन के मामले में नामांकन के लिए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को उनके माता पिता या अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए? जी नहीं, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को किसी भी बाल नामांकन के मामले में अभिभावक या माता पिता की भूमिका नहीं निभाना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। अगला क्वेश्चन है यदि निवासी के पास वैध दस्तावेज न हो तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर को इस मामले परिवार के मुखिया की भूमिका निभानी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निभानी चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र या कोई भी खाली कागज पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण समर्पित दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं यानी झूठ। किसी भी खाली कागज का इस्तेमाल प्रमाण के रूप में या पते के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर या पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक से की जाती है जो कि उनके स्वयं के डैश समय पर होती है। यानी किस समय पर होती है? ऑप्शन है संधि, नामांकन, पृथक्करण या काम पर रखना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सेकंड, नामांकन। ठीक है, यानी प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर या पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक से की जाती है जो कि उनके स्वयं के नामांकन समय पर होती है। अगला क्वेश्चन है आधार नामांकन के समय किसका मोबाइल संख्या, ईमेल संख्या या ईमेल जोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन है निवासी, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, फिर स्थानीय प्रतिनिधि या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी निवासी, अर्थात आधार संख्या के समय निवासी का मोबाइल संख्या या ईमेल जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आधार नामांकन करते समय ऑपरेटर मिश्रित बायोमेट्रिक उपयोग कर सकते हैं? यानी ऑपरेटर जो है वो मिश्रित बायोमेट्रिक का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं सच या झूठ। तो आंसर हो जाएगा झूठ। आधार नामांकन करते समय ऑपरेटर मिश्रित बायोमेट्रिक का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक निवासी से पैसे लेकर नामांकन क्लाइंट में कोई भी जानकारी लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि निवासी से पैसे लेकर नामांकन क्लाइंट में कोई भी जानकारी लिखना, तो ये हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है यदि निवासी चाहे तो पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण की फोटोकॉपी का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे फोटोकॉपी की बात हो रही है, कभी भी फोटोकॉपी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, फोटोकॉपी का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, मूल दस्तावेज को स्कैन करने की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर या सुपरवाइजर को नामांकन पूरा होने के बाद पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण की हार्ड कॉपी रखनी चाहिए? बिल्कुल हार्ड कॉपी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कोई हार्ड कॉपी नहीं रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आधार नामांकन और अद्यतन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने से बचा जाना चाहिए?
तो क्या क्या है? फोटो की फोटो लेना, भगवान की फोटो लेना, पशु की फोटो लेना या निवासी की फोटो लेना। ठीक है, तो यह निवासी की फोटो आधार नामांकन और अद्यतन के दौरान ली जाती है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है यानी फोटो का फोटो, भगवान की फोटो लेना या पशु की फोटो लेना। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पहचान के प्रमाण का वैध दस्तावेज कौन सा है? ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान आईडी, कार्यालय आईडी या विजिटिंग कार्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला और दूसरा दोनों, अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस भी पहचान के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में प्रयोग हो सकता है और मतदान आईडी भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, मामले में यदि निवासी चाहे तो क्या उसका बायोमेट्रिक किसी भी अन्य निवासी के साथ बदला या मिलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है, निवासी के चाहने या न चाहने से भी बायोमेट्रिक किसी भी अन्य निवासी के साथ बदला या मिलाया नहीं जा सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 साल के बच्चे के मामले में निवासी बाल नामांकन करना चाहता है तो क्या उसे अनुमति दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि 6 साल 5 साल के बच्चे से ऊपर होता है, अर्थात उसकी आयु जो है अगर 5 साल की होती तो बाल नामांकन हो सकता था, लेकिन यहाँ मामला 6 साल का है, अर्थात बाल नामांकन करने की स्थिति अब नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी क्योंकि उसकी उम्र 5 साल से ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, निवासी के अनुरोध करने पर क्या ऑपरेटर या सुपरवाइजर निवासी की वास्तविक फोटो के बजाय फोटो की फोटो ले सकते हैं? तो देखिए यहाँ फिर से फोटो की फोटो लेने की बात हो रही है। ठीक है, जो कि धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है, इसलिए कभी भी वास्तविक फोटो ही लेनी चाहिए, न कि वास्तविक फोटो की फोटोकॉपी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर द्वारा पहचान का प्रमाण और निवासी का प्रमाण की स्कैन प्रतियां एक अलग फोल्डर में रखी जा सकती है? क्या एक अलग फोल्डर में रखी जा सकती है? आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी अलग फोल्डर में स्कैन जो निवासी का प्रमाण है उसकी स्कैन प्रतियां नहीं रखी जा सकती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता पड़ने पर खाली पेपर को पहचान का प्रमाण और निवास का प्रमाण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सच या झूठ? तो ये हो जाएगा झूठ, किसी भी खाली पेपर को पहचान के प्रमाण और निवास के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक फॉर्म में ऐसी कोई जानकारी दर्ज करता है जिसका फॉर्म में उल्लेख नहीं है तो ऐसे मामले में निवासी को सूचित नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सूचित करनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। ठीक है, क्योंकि यह फॉर्म में लिखा है कि ऐसी कोई जानकारी दर्ज करता है जिसका फॉर्म में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मामले में निवासी को जरूर सूचित करनी चाहिए। अगला है, नामांकन या अद्यतन का कार्य करने के लिए टेम्पर्ड मशीन का उपयोग पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल किसी भी मशीन का प्रयोग पैसे कमाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। अगला क्वेश्चन है, क्या ऑपरेटर को जांच के बिना ही किसी भी अन्य ऑपरेटर द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं हस्ताक्षर करना चाहिए, बिना जांच के दौरान तो किसी पेपर पर भी हस्ताक्षर नहीं कर देना चाहिए। यहाँ तो किसी अन्य ऑपरेटर के द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर करने की बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या ऑपरेटर को नामांकन क्लाइंट में निवासी के मोबाइल नंबर के बजाय अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वह मृत
या जीवित, वास्तविक या काल्पनिक है, उसे एक निश्चित समयावधि के लिए कारावास का दंडनीय या दंड दिया जाएगा। तो वो कितना होगा जिसे डैश वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने या मृत, जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जिसे डैश रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 10,000। ठीक है, 10,000 रुपये तक वो जुर्माना जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहुरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे डैश वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा जो 10,000 रुपये तक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। ठीक है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहुरूपिया अर्थात प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो डैश रुपये तक हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 10,000 रुपये तक वो जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो डैश रुपये तक हो सकता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 लाख रुपये तक उस कंपनी को जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो, जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है, को किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो डैश रुपये से कम नहीं होगा। तो यहाँ भी आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में इसके लिए निश्चित किया गया है। ऑप्शन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 या भारतीय दंड संहिता की धारा 67 या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 61। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंटेमिनेंट, कंप्यूटर वायरस और इमेज का अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित अधिनियमों में इसके लिए निश्चित किए गए हैं। ऑप्शन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 या भारतीय दंड संहिता की धारा 67 या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43।
अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोधकर्ता इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है को कारावास की सजा होगी, जिसे साल डैश तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनिमय के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे 1 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा या उस पर जुर्माना हो सकता है जो डैश रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कितने रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा 25,000 रुपये तक उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी नियम या विनिमय के तहत अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता है वह दंडनीय होगा। यानी प्रदान नहीं किया जाता है वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, जैसे एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है, या एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या फिर जुर्माना जो 15,000 तक हो सकता है। इनमें से सही दंड की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला और दूसरा, अर्थात एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या फिर जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 की उपधारा 3 के उल्लंघन में एक व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग करता है, दंड का भागी होगा। यहाँ दिए गए कुछ दंड हैं, जैसे एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जिसे 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर जुर्माना जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 और 4, अर्थात एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ अदालतों के नाम दिए गए हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्राथमिक न्यायालय या न्यायिक सेवा आयोग। उन अदालतों की पहचान करें जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला और दूसरा, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध के लिए या तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वहाँ अदालत में दंड दिए जा सकते हैं, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में दंड जो है दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ पुलिस रैंक दिए गए हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस, पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस सहायक निरीक्षक। उस रैंक की पहचान करें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध की जांच करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा, अर्थात पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है, यानी पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध की जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान के प्रमाण या पते के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार या परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 या 2, या तो ऑपरेटर को सजा हो सकती है या फिर पर्यवेक्षक को सजा हो सकती है।
अगला क्वेश्चन है, जांच के दौरान यह पता चलता है कि फोटो की फोटो यानी पीओपी आधार पंजीकरण में इस्तेमाल की गई थी। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार या परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा होगी? तो इसका भी आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 या 2, अर्थात या तो ऑपरेटर को सजा होगी या फिर पर्यवेक्षक को सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी से किसी भी डेटा को डाउनलोड या कॉपी करता है या किसी निकाले जाने योग्य संग्रहण के माध्यम से संग्रहित करता है। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या फिर जुर्माना जो रुपये 1 लाख से कम नहीं होगा, या एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर जुर्माना जो रुपये 30,000 से कम नहीं होगा। इसमें सही विकल्प की पहचान करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 और 2, अर्थात ऐसी स्थिति में एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या फिर जुर्माना जो रुपये 1 लाख से कम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है? जी नहीं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं यानी काली सूची में डाले गए हैं ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, उनको विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं? ऑप्शन है सच या झूठ। तो इसका भी आंसर वही होगा यानी झूठ। ऑपरेटर या पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबको पता है नवरात्रि चल रही है, चलिए तो सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैप्पी नवरात्रि।